नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मिथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में कम होकर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंची। सिडबी ने भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को समझना, प्रगति और चुनौतियां नामक रिपोर्ट जारी की। भारत के महापत्तनों यानी मेजर पोर्ट्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले एक दशक की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। चलिए सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। सीजेआई की नियुक्ति में निवर्तमान यानी सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई से परामर्श करने तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की परंपरा का पालन किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार केंद्रीय कानून मंत्री सबसे पहले निवर्तमान सीजेआई से सिफारिश मांगता है। इसके बाद कानून मंत्री इस सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजता है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किसे नया सीजेआई नियुक्त किया जाए। कार्यकाल की बात करें तो सीजेआई का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। शपथ की प्रक्रिया में राष्ट्रपति सीजेआई को शपथ दिलाते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। इसके अलावा समीक्षा के तहत सीजेआई का पद सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई 2005 के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब है कि इस पद से जुड़ी जानकारी जनता मांग सकती है। चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रमुख भूमिकाएं और कर्तव्यों पर नजर डालते हैं। पहला है प्रशासनिक नियुक्तियां। अनुच्छेद 146 के अनुसार सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। दूसरा वैधानिक नियुक्तियां। सीजेआई राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण यानी एनसीएलएटी जैसे वैधानिक प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज सह चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तीसरा मास्टर ऑफ रोस्टर, यह एक अनन्य अधिकार है जिसके तहत सीजेआई तय करता है कि कौन सा केस किस पीठ को दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिस प्रोसीजर 2017 की पुस्तिका में दर्ज है। अन्य कर्तव्यों में राष्ट्रपति को शपथ दिलाना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करना, सुप्रीम कोर्ट की सीट पर निर्णय लेना आदि शामिल है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मिथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ। ई-मिथेनॉल शिपिंग और रासायनिक विनिर्माण जैसे हार्ड टू अबैट क्षेत्रकों में उत्सर्जन को कम करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है। हार्ड टू अबैट क्षेत्रकों से तात्पर्य उन उद्योगों से है जहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना विशेष रूप से कठिन और महंगा है। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि ई-मिथेनॉल या इलेक्ट्रोमिथेनॉल क्या होता है। यह एक निम्न कार्बन ऊर्जा ईंधन है। इसे ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाया जाता है। आपको बता दें कि ई-मिथेनॉल के उत्पादन में आमतौर पर 3 प्रमुख चरण शामिल होते हैं। पहला, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन फीडस्टॉक का निर्माण किया जाता है। दूसरा, CO2 को कैप्चर करना। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को औद्योगिक इकाइयों जैसे स्टील या सीमेंट प्लांट से या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है। इससे स्रोत पर समग्र उत्सर्जन कम हो जाता है। और तीसरा, मेथनॉल संश्लेषण। हाइड्रोजन और CO2 को कैटालिटिक रिएक्टर में दबाव के तहत संयोजित किया जाता है। इससे न्यूनतम उपोत्पादों के साथ मेथनॉल प्राप्त होता है। बात करें इसके लाभों की तो इसे अवसंरचना में बदलाव के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्थिर होती है क्योंकि इसे कमरे के सामान्य तापमान और परिवेश के दबाव पर संग्रहित किया जा सकता है। इसी के साथ इसका अन्य ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग शिपिंग उद्योग के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संश्लेषण से उत्पन्न ई गैसोलीन और ई केरोसिन सड़क एवं हवाई परिवहन के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में किया जाता है। हालांकि इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे नवीकरणीय विद्युत की उच्च लागत और उत्पादन संबंधी अदक्षता के कारण ई-मिथेनॉल जीवाश्म आधारित मेथनॉल की तुलना में काफी अधिक महंगा है।
चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में नीति आयोग द्वारा मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के बारे में भी समझ लेते हैं। मेथनॉल एक निम्न कार्बन व हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। इसका उत्पादन राख की उच्च मात्रा वाले कोयले, कृषि अपशिष्ट, ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली CO2 और प्राकृतिक गैस से किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के तेल आयात को कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा कोयला भंडार और नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट से मेथनॉल बनाना है। बात करें इसके लाभों की तो मेथनॉल के उत्पादन या उपयोग और संबंधित वितरण सेवाओं के माध्यम से लगभग 5 मिलियन रोजगार उत्पन्न होंगे। इसी के साथ LPG में 20% डाई मिथाइल ईथर यानी DME का मिश्रण करने से प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है। DME वस्तुतः मेथनॉल का एक व्युत्पन्न है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में कम होकर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंची। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा जारी हालिया अनंतिम यानी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर में मार्च 2025 की तुलना में 18 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई। चलिए मुद्रास्फीति के हालिया आंकड़ों के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI संयुक्त के आधार पर अप्रैल 2025 में मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2024 की तुलना में 3.16% रही। ये जुलाई 2019 के बाद सबसे कम वार्षिक मुद्रास्फीति दर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं के समूह के लिए समय के साथ उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का आकलन शामिल होता है। भारत में इसकी गणना MOSPI के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना 2012 को आधार वर्ष मानकर की जाती है। कोर मुद्रास्फीति की बात करें तो इसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई है और ये बढ़कर 4.1% हो गई है। हालांकि ये अब भी भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर ही है। चलिए अब ये जानते हैं कि मुद्रास्फीति में गिरावट की कौन कौन सी वजहें हैं। पहला कारण है खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होना। विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कीमतों में तेज गिरावट से खाद्य मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई है। इसी वजह से कीमतों में कमी आई है। दूसरा, गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट। आवास, पान, तंबाकू और मादक पदार्थों की श्रेणियों में अप्रैल की तुलना में मार्च में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी, जबकि अप्रैल में इसमें कमी दर्ज की गई थी। तीसरा, ग्रामीण मुद्रास्फीति। ग्रामीण क्षेत्रों में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति दर मार्च 2025 में 3.25% और अप्रैल 2025 में 2.92% थी। खबर के आखिर में प्रमुख शब्दावलियां भी समझ लेते हैं। पहली है मुद्रास्फीति। ये किसी निर्धारित अवधि में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की दर है। मुद्रास्फीति आमतौर पर एक व्यापक माप है, जैसे कि कीमतों में समग्र वृद्धि या किसी देश में जीवन यापन की लागत में वृद्धि। दूसरी, हेडलाइन मुद्रास्फीति। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिनिधि समूह यानी बास्केट की कीमतों में बदलाव को दर्शाती है जिन्हें घरेलू उपभोक्ता खरीदते हैं। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के माध्यम से मापा जाता है। CPI में हजारों वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जैसे कि ईंधन व प्रकाश, आवास, खाद्य पदार्थ एवं पेय आदि। और तीसरी है कोर मुद्रास्फीति। यह हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य पदार्थों और ईंधन को अलग करके मापी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं। सिडबी ने भारतीय MSME क्षेत्र को समझना, प्रगति और चुनौतियां नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में विनिर्माण, सेवा और व्यापार के 19 क्षेत्रकों में MSMEs के सामने आने वाली इन प्रमुख चुनौतियों को शामिल किया गया है। वित्त की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी को अपनाना, प्रतिस्पर्धा, अनुपालन, बाजार तक पहुंच, अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला और कुशल श्रम की उपलब्धता। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSMEs का योगदान देखें तो इनका सकल मूल्यवर्धन में योगदान वित्त वर्ष 2022-23 में 30.1% रहा। वहीं निर्यात में योगदान वित्त वर्ष 2024-25 में मई 2024 तक 45.79% रहा। हालांकि MSMEs क्षेत्र के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जैसे ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता। इसके लिए MSMEs में औपचारीकरण का अभाव, अपर्याप्त क्रेडिट हिस्ट्री, ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी, अपेक्षित पारदर्शिता और विनियामक मानदंडों के बावजूद पूंजी बाजार का लाभ उठाने में असमर्थता आदि कारक जिम्मेदार है। दूसरा, उच्च प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी अपनाना।
इनके लिए तेजी से विकसित हो रहा व्यावसायिक परिदृश्य और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता एक बड़ी चुनौती है। ऐसा इस कारण क्योंकि कई एमएसएमईज के पास प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता का अभाव है। वहीं अन्य चुनौतियों में जटिल विनियामक व्यवस्था, अपर्याप्त अवसंरचना, सुविधाओं की अस्थिर और महंगी आपूर्ति, कच्चे माल एवं कुशल जनशक्ति का अभाव आदि शामिल है। इसी के साथ आइए एमएसएमईज के लिए शुरू की गई प्रमुख पहले भी जान लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणाएं देखें तो इसमें एमएसएमईज का संशोधित वर्गीकरण, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना, क्रेडिट गारंटी को मजबूत करना, स्वच्छ तकनीक विनिर्माण का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन आदि शामिल है तथा एमएसएमईज की विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर नए ऋण मूल्यांकन मॉडल की घोषणा जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट में की गई आदि। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले एमएसएमईज के लिए संशोधित वर्गीकरण मानदंड भी समझ लेते हैं। सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में निवेश 2.5 करोड़ रुपए तक तथा वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। दूसरा, लघु उद्यम श्रेणी में निवेश 25 करोड़ रुपए तक तथा वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। वहीं तीसरी श्रेणी यानी मध्यम उद्यम में निवेश 125 करोड़ रुपए तक तथा वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। भारत के महापत्तनों यानी मेजर पोर्ट्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले एक दशक की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया। भारतीय पत्तन मात्रा के हिसाब से लगभग 90% और मूल्य के हिसाब से 70% निर्यात आयात यानी EXIM कार्गो का प्रबंधन कर रहे हैं। ये देश की आर्थिक समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले प्रमुख उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। पहला है कार्गो हैंडलिंग में वृद्धि। महापत्तनों द्वारा कार्गो हैंडलिंग में 4.3% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कार्गो हैंडलिंग 819 मिलियन टन थी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 855 मिलियन टन हो गई। दूसरा ऐतिहासिक उपलब्धि, पारादीप पत्तन प्राधिकरण यानी PPA और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण यानी DPA ऐसे दो महापत्तन हैं जिन्होंने पहली बार 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के आंकड़े को पार किया है। तीसरी उपलब्धि है औसत टर्न अराउंड टाइम यानी TRT में सुधार। ये वित्तीय वर्ष 2014-15 में 96 घंटे था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 49.5 घंटे रह गया, यानी इसमें 48% का सुधार हुआ है। इसके अलावा है आइडल टाइम। इसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक लगभग 29% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कुल आय वित्तीय वर्ष 2014-15 में 11,760 करोड़ रुपए के दोगुने से अधिक बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24,203 करोड़ हो गई है। इसमें 10 वर्षों में 7.5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR दर्ज की गई है। और आखिरी है निजी क्षेत्र की भागीदारी। महापत्तनों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। चलिए भारत के पत्तन क्षेत्र की संरचना को समझते हैं। भारत में पत्तन 2 प्रकार के हैं, महापत्तन और गैर महापत्तन यानी लघु पत्तन। महापत्तनों की संख्या 12 है, जिसमें वदावन और गैलाथिया खाड़ी निर्माणाधीन है। वहीं गैर महापत्तनों की संख्या 200 से अधिक है। प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो महापत्तनों का नियंत्रण पोत परिवहन मंत्रालय के पास है, जबकि गैर महापत्तन राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य सरकार के अधीन है। कानूनी ढांचे के तहत महापत्तनों को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 और गैर महापत्तनों को भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत संचालित किया जाता है। आइए खबर के अंत में पत्तन अवसंरचना को मजबूत करने के प्रमुख कदमों पर नजर डाल लेते हैं। पहला, सागरमाला योजना। इस प्रमुख योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य पत्तनों का आधुनिकीकरण, नए पत्तनों का विकास, पत्तन संपर्क और तटीय समुदाय का विकास करना है। इसके तहत 839 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिनका कुल लागत मूल्य 5.79 लाख करोड़ रुपए है और इन पर काम किया जा रहा है। दूसरी है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसके तहत भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए 150 पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है। अन्य पहलों में नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, मरीन सागर सेतु, रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, सागर मंथन आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। हाल ही में राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
वे एक प्रतिष्ठित वकील, राजनीतिज्ञ और 1974 से 1977 में अपनी मृत्यु तक भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। बात करें उनके प्रमुख योगदानों की तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जिसके चलते उन्हें 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में स्वतंत्रता के बाद 1952 में राज्यसभा और 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने खाद्य व कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे पोर्टफोलियो का कार्यभार संभाला था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के रूप में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करने के फैसले के लिए जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व हमें देशभक्ति, नेतृत्व, समर्पण, संविधानवाद आदि जैसे मूल्य सिखाता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्र सरकार ने YouTube चैनल 4 PM को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया। उपर्युक्त चैनल को सूचना प्रौद्योगिकी जनता तक सूचना की पहुंच रोकने की प्रक्रिया और रक्षोपाय नियम 2009 के तहत ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया था। राष्ट्रीय संरचना वित्त पोषण और विकास बैंक NABFID ने अपने पहले ऑफशोर बॉन्ड जारी करने की तैयारी में हांगकांग में निवेशकों से भेंट की। यह एक प्रकार की अनौपचारिक वार्ता थी जिसका उद्देश्य समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में नया कार्यालय स्थापित किया। इस कार्यालय का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी नौवहन या परिवहन अवसंरचना का विकास करना है। भारत ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रशुल्क संबंधी कदम GATT 1994 और AOS के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी GATT देशों के बीच एक समझौता है तथा इसका उद्देश्य वस्तुओं के व्यापार में भेदभाव को समाप्त करना तथा टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया। ये भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट GRID ग्रिड 2025 रिपोर्ट को आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी IDMC ने जारी किया। आंतरिक विस्थापन का अर्थ है जब लोग किसी कारणवश अपने ही देश के भीतर अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं तथा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति यानी IDP वे लोग होते हैं जो संघर्ष, हिंसा या आपदा के कारण अपने घर से पलायन करने को मजबूर होते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करते हैं। दूरसंचार विभाग यानी DOT के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने ड्रोन आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD सिस्टम्स विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। सिस्टम्स के विकास में डिकॉय आधारित BB84 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। 600 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर देखी गई घटना AT2024 TVD अब तक कैप्चर की गई पहली ऑफसेट TDE है। TDE एक विनाशकारी खगोलीय परिघटना है जिसमें एक विशाल ब्लैक होल द्वारा किसी तारे को निगल लिया जाता है। इससे तीव्र विकिरण की चमक उत्पन्न होती है। जानने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।